Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, MCO1 की एक और important वीडियो आ चुकी है, and इस वीडियो में we are going to discuss the conflict resolution strategies जो कि एक organization में follow की जाती हैं to resolve conflict. बहुत सारी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट करी इस पर्टिकुलर वीडियो की. दिस इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस. तो वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा जिससे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं वो आप समझ पाएं. आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द मोस्ट ल्यूसिड मैनर जिससे कि आप अपने एग्जाम में इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इससे जो प्रीवियस पार्ट्स थे उनको भी देख लीजिएगा जिसमें हमने डिस्कस करा था अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस थी वो हमने डिस्कस करी थी पार्ट 5th में. दिस इज द यूनिट 14th क्वेश्चन और एग्जाम में आपका जो ये क्वेश्चन है वो कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है. तो प्लीज पे अटेंशन और सारी स्ट्रेटजीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेटजीज मोस्टली यूज की जाती हैं अपने जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको डील करने के लिए. मिशन हमारा है 70% और मोर इन दी अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर पीडीएफ्स एंड अदर अपडेट्स. बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर जो वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको. वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक कीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि वीडियो आपको अच्छी लगी, और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके. तो चलिए बिना डिले करे अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कॉन्फ्लिक्ट जो रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. नाउ पॉइंट नंबर 1 says when the intensity of conflict is too high in the organization, then it is extremely important to resolve it as soon as possible to bring back the high performance in the organization. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट का लेवल या फिर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपको ये इंश्योर करना है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो जल्द से जल्द और अपनी जो टीम की परफॉर्मेंस है और अपने जो डिपार्टमेंट्स और पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसको फिर से ट्रैक पर ला सको. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कॉन्फ्लिक्ट अगर बहुत हाई हो जाएंगे तो अफेक्ट करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, ठीक है. जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे. एक तरह से आपका क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है. नाउ इसके अलावा सेकंड पॉइंट से many researches were conducted to find out the best possible ways to resolve conflicts in the organization. अब नाउ देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं लोगों के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, और अलग अलग रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं. तो इसीलिए पास्ट में कई सारी रिसर्चेस कंडक्ट की गई जिसके थ्रू फाइंड आउट किया गया कि कौन से ऐसे बेस्ट पॉसिबल तरीके हैं, मेथड्स या स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. तो एक जो आपकी रिसर्च कंडक्ट की गई थी 1985 में, ठीक है, 1985 में फेल्डमैन के थ्रू एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी जहां पर he provided a complete bundle of conflict resolution strategies. तो 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज का बंडल इन्होंने प्रोवाइड करा जिसके थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो. तो फेल्डमैन ने प्रोवाइड करा था 1985 में, और ये बंडल था बंडल ऑफ बेसिकली आप कह सकते हो 4 कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज. अब उनमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज थी वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो फेल्डमैन के थ्रू 1985 में प्रोवाइडेड थी अ बंडल ऑफ 4 कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज. तो चलिए अब बात करते हैं फेल्डमैन के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की गई थी वो कौन कौन सी थी. तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी थी वो थी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस स्ट्रेटजी, ठीक है. तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस स्ट्रेटजी वाज द फर्स्ट स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय फेल्डमैन. सेकेंड स्ट्रेटजी जो थी कॉन्फ्लिक्ट डिफ्यूजन स्ट्रेटजीज, और थर्ड हमारी जो थी वो थी कॉन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज, एंड फोर्थ वन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रंटेशन स्ट्रेटजीज, ठीक है. तो अब इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आप अभी इनके नेम्स ध्यान रख लीजिए. 4 जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज हैं प्रोवाइडेड बाय फेल्डमैन एंड दिस वाज प्रोवाइडेड इन 1985. और सबसे पहली है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस स्ट्रेटजी, दूसरी है कॉन्फ्लिक्ट डिफ्यूजन स्ट्रेटजी, थर्ड पे आती है हमारी कॉन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, एंड फोर्थ वन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रंटेशन स्ट्रेटजी. तो सबसे पहली स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस स्ट्रेटजी क्या होती है, लेट्स टॉक अबाउट. तो पॉइंट नंबर 1 says in this conflict resolution strategy an effort is made to avoid the conflict
or the difference of opinion are aroused between the conflicting parties। तो हमारी जो सबसे पहली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस जो स्ट्रेटजी है बेसिकली, इसमें आपकी एफर्ट किए जाते हैं आपके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होती हैं लोगों के बीच में या कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, उसको अवॉइड करने की। ठीक है, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट का बेसिकली रीजन है वो सबको पता है, दोनों पार्टीज को पता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग जो भी पार्टीज है उनको पता है, कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को पता है, लेकिन नाउ अभी क्या कर रही है यहाँ पर, इग्नोर किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है फाइट को या कॉन्फ्लिक्ट को। तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका होता है कि आप, दूसरा बंदा आपसे लड़ने को तैयार हो लेकिन आप उस पर्टिकुलर फाइट में या कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं बनना चाहते, आप उसको अवॉइड करना चाहते हो। कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, आप उसको अवॉइड करोगे। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी यही होती है कि कॉन्फ्लिक्ट को आप कंप्लीटली अवॉइड कर दो। Now, in this strategy, one or both parties recognize that a conflict exists but want to withdraw from the situation or to hide their feelings about it। तो जो हमारी conflict avoidance strategy है, इसमें आपकी, अगर मान लीजिए दो पार्टीज हैं जिनके बीच में फाइट है या दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको पता भी है कि कॉन्फ्लिक्ट है, दे रिकॉग्नाइज द कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, बट यहाँ पर जो या तो एक पार्टी या दोनों ही पार्टी विड्रॉ कर लेती हैं उस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से, या अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेती हैं और पोर्ट्रे नहीं होने देती आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर एंगर है बेसिकली, या जो भी डिससेटिस्फैक्शन के पॉइंट्स हैं उनको वो बेसिकली हाईलाइट नहीं होने देते, अपने अंदर रखते हैं, अवॉइड कर देते हैं, हाइड करके रखते हैं। ठीक है, यानी कि फाइट जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। अगला बंदा कितना भी पोक करे, कितना भी आपको इन्फ्लेट करने की कोशिश करे, इंक्लूड करने की कोशिश करे, बेसिकली उस फाइट में आप अवॉइड करोगे फाइट उसके साथ में। ठीक है, नाउ देयर इज एब्सेंस ऑफ एक्शन फ्रॉम द पार्ट ऑफ द मैनेजर टू, हाउएवर दिस कुड वर्सन द सिचुएशन इन द लॉन्ग रन। तो ऐसे केसेस में ऑब्वियस सी बात है, जो भी मैनेजर्स होते हैं वो भी इंडल्ज नहीं करते आपस में, जब पार्टीज ही कोई एक्शन नहीं ले रही है, कुछ भी शो नहीं कर रही है, उनकी तरफ से कोई भी आपका ऐसा एक्शन नहीं है जो कि हैम्पर कर सकता है ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो कॉन्फ्लिक्ट का पता होते हुए भी जो मैनेजर्स हैं वो एक्शन नहीं लेते। लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं तो लॉन्ग रन में ये आपका सही तरीका नहीं होता, ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग रन में आपकी सही नहीं होती, क्योंकि धीमे धीमे जो भी आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट के रीजन थे, जब तक आप उन रीजंस को, उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करोगे, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आपका जो बलून है वो ब्लास्ट हो ही जाएगा। बलून है, इन्फ्लेट होता जाएगा, आज थोड़ा 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 करके एक टाइम आएगा जब वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपके साथ भी यही होगा, आप एक पॉइंट तक कंट्रोल कर सकते हो लेकिन कोई ना कोई ऐसा इमोशनल फैक्टर आ जाएगा जो कि ट्रिगर कर देगा आपके एंगर को, और उस टाइम पर वो फाइट फिर और ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, एक तरफ है एम्प्लॉय ए, ठीक है, ये सोचते हैं काफी टिन्योर्ड है, और दूसरा है हमारा एम्प्लॉय बी। अब एम्प्लॉय बी अपने काम में बहुत अच्छा है, एम्प्लॉय ए एक्सपीरियंस्ड है, ये बेसिकली इनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है अपने काम का, लेकिन इसके पास स्किल्स ज्यादा है, ही इज वेरी क्विक लर्नर, तो ये काफी चीजों को जल्दी समझ लेता है, स्किल्स है। तो इससे जो एम्प्लॉय ए है वो काफी फ्रस्ट्रेट रहते हैं एम्प्लॉय बी से। ओके, तो कुछ भी मौका नहीं छोड़ते जब भी उनको फाइट करनी होती है, एंड ही सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हिम कि यू आर यूजलेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऐसा पॉइंट बोल दिया जिस पर ये रिएक्ट कर सकता है एम्प्लॉय बी, बट यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस स्ट्रेटजी, तो अवॉइड करेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो एम्प्लॉय बी है, he is least bothered, he is trying to avoid him। उसके अकॉर्डिंग यही है कि I don't care how he feels about me, I'll only focus on my work। ठीक है, I'll focus on my work। अब इसका मतलब ये नहीं है ये अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, तो आप एम्प्लॉय बी तो अपने अटेम्प्ट्स करेगा ना, आपको पोक करने की, आपको नीचा दिखाने की, ठीक है, आपको डिसरेस्पेक्ट करने का जो भी मौका होगा वो छोड़ेगा नहीं एम्प्लॉय ए। तो ऐसे केसेस में आपका कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म में तो काफी अच्छा काम करती है, शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग तो हमारी ये स्ट्रेटजी बेस्ट है आपके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर जो इश्यूज हैं कॉन्फ्लिक्ट के उनको रिजॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है, उनको रिजॉल्व नहीं किया जाता। रिजॉल्व करना जरूरी है। आपको कोई डिजीज है तो डिजीज को आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हटाना अपने बॉडी से। यू वांट दैट डिजीज टू बी परमानेंटली डिसअपियर, राइट। तो वही चीज यहाँ पर है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है आप उसको परमानेंटली डिसअपियर कीजिए, तभी आपको बेनिफिट होगा उससे। नाउ आप कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। नाउ व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट्स आर अवॉइडेड दे आर रिजॉल्व फॉर शॉर्ट पीरियड, अवॉइडेंस डज नॉट एंड द कॉन्फ्लिक्ट। आई होप ये सेम पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे तो वो रिजॉल्व होते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। अवॉइडेंस से कॉन्फ्लिक्ट का एंड नहीं होता, ठीक है। Now, a proper analysis is important to know the root cause of conflict so that the same can be resolved. एक important चीज है, जब भी आपको conflict अराइज होता है उसका प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, ताकि जो मेन कॉजेज हैं, रूट कॉजेज है कॉन्फ्लिक्ट के, वो फाइंड आउट कर सकें और एक रेजोल्यूशन पर पहुंच सकें। Now, in some cases, the conflicts can be avoided by forcing the conflicting parties to follow the solutions laid down by the supervisors. अब यहाँ पर जब मैनेजर्स ऐसे केसेस में इंटरफेयर करते हैं तो काफी आपका पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सकता है जहां पर जो सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो सॉल्यूशन को लेट डाउन कर देंगे बिटवीन दी कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, और ये होगा फोर्सफुल सॉल्यूशन। यानी कि अब आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके सुपरवाइजर या आपके मैनेजर ने ये आपको ऑप्शन दिया है। अब कोई भी पार्टी अपने अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकती, ना तो ए की चलेगी ना बी की चलेगी, जो चलेगी आपके मैनेजर की, आपके सुपरवाइजर की चलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी है वो है कॉन्फ्लिक्ट डिफ्यूजन स्ट्रेटजी। डिफ्यूज करना, जैसे कि एक बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाता है, वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो लड़ाई की सिचुएशन है उसको फ्यूज करने की, डिफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी इस स्ट्रेटजी में। Now, in this conflict resolution strategy, an effort is made to diffuse or keep the conflict away from the working environment. तो इस particular conflict resolution strategy में क्या किया जाएगा, इसमें आपका एफर्ट्स किए जाएंगे आपके कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज करने या उसको आपके वर्किंग एनवायरनमेंट से दूर रखने का जितना हो सके अटेम्प्ट किया जाएगा। तो जो मैनेजर्स हैं, जो भी सुपरवाइजर्स हैं, वो कोशिश करेंगे जब भी कोई फाइट हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स के बीच में हो या फिर एम्प्लॉयज के बीच में हो, ठीक है, एम्प्लॉयज के बीच में फाइट हो या डिपार्टमेंट के बीच में फाइट हो, तो उस फाइट को बढ़ने ही ना दिया जाए आगे, ठीक है, डिफ्यूज कर दिया जाए। अब कैसे किया जाएगा, दिस इज डन बाय स्मूथिंग द एनवायरनमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज। तो जो एनवायरनमेंट होगा, अब एनवायरनमेंट में कुछ आपके पैरामीटर्स होंगे जो कि उस फाइट को आगे बढ़ाएंगे। तो उन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के, उनको स्मूथ कर दिया जाए, एकदम रोड को आपका हर्डल वाला ना रखते हुए बिल्कुल स्मूथ कर दिया जाए, ताकि दोनों पार्टी आगे फाइट ही ना करे। Now, in this strategy, the conflicting parties are convinced that their views are not negative or ineffective. The bad feelings are tried to be removed by giving importance to the issues of the conflicting parties. अब जो हमारी conflict diffusion strategy है, इसमें जो भी conflicting parties हैं उनको convince किया जाता है, उनको basically assure किया जाता है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो तो शॉर्ट टर्म है, उसका कोई पर्पज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगला बंदा आपके लिए नेगेटिव है या आपकी जो सोच है वो इनफेक्टिव है। आपके व्यूज भी इंपॉर्टेंट है और अगले बंदे के व्यूज भी इंपॉर्टेंट है। यू जस्ट नीड टू चेंज योर परसेप्शन फॉर अ शॉर्ट वाइल। आप थोड़ा सा सोचेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग और द इंपॉर्टेंस ऑफ द अदर्स व्यू पॉइंट। ना जो बैड फीलिंग्स होती है लोगों के अंदर या फिर कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के अंदर, उसको रिमूव करने की कोशिश की जाती है, उनको अश्योर्ड किया जाता है पॉजिटिवली, उनको एक माइंडसेट क्रिएट कराया जाता है और उनके जो इश्यूज होते हैं उनको ड्यू इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की जाती है, ठीक है। एक तरह से वेंटिलेट किया जाता है उनके एंगर को, उनके इश्यूज को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और वो बेसिकली आपका क्या है, जिस जो वेंटिलेटेड होंगे इश्यूज, तो फिर आगे जाके ऑब्वियस सी बात है वो फिर बिग इश्यूज क्रिएट नहीं करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। नाउ
अगला जो पॉइंट है हमारा कि समटाइम्स द कॉन्फ्लिक्ट्स आर आल्सो डिफ्यूज बाय फोकसिंग द अटेंशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज टुवर्ड्स द हायर गोल्स और द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स दैट दे हैव इन कॉमन। अब कभी कभी जो फाइट्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको डिफ्यूज करने के लिए, उनको इनको रिजॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उनको एक हायर गोल दे दिया जाता है या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को फोकस में रखवाया जाता है जो भी उनका कॉमन होता है। इससे क्या होता है, उनका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, तो वो शॉर्ट टर्म का जो आपका शॉर्ट फाइट्स होती हैं या शॉर्ट डिस्प्यूट्स होते हैं बेसिकली उनको अवॉइड कर देते हैं और अपने जो लॉन्ग टर्म या हायर गोल्स होते हैं उन पर लग जाते हैं। तो ये एक और तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो भी रीजन है आप उनको बता दीजिए, आपकी जो फाइट है बहुत ही शॉर्ट है, आप लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो। तो इस तरीके से भी हम अपने जो फाइट्स है उसको डिफ्यूज कर देते हैं। नाउ द डिफ्यूजन और स्मूथिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन अवॉइडिंग फर्दर डैमेजेस एंड इट अलाउज दी पीपल टू काम डाउन एंड रीगेन देयर पर्सपेक्टिव। तो ये जो हमारी ये डिफ्यूजन स्ट्रेटजी है या स्मूथिंग स्ट्रेटजी है, इससे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत इजीली अवॉइड हो जाते हैं और इससे जो फ्यूचर डैमेजेस हो सकते हैं अगर उन कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया जाता तो उसके आउटकम्स बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफी हार्मफुल हो सकते हैं, उनको अवॉइड किया जाता है। और जो डिफ्यूजन है स्ट्रेटजी के थ्रू लोग जो है वो काम डाउन हो जाते हैं, उनका गुस्सा जो होता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे या इश्यूज पे वो सॉर्ट आउट हो जाता है, वेंटिलेट हो जाता है एंगर, और वो अपना जो पर्सपेक्टिव है या गोल है बेसिकली उसको रीगेन कर पाते हैं। ठीक है, अब हायर गोल पर फोकस आ जाता है एंड दिस इज व्हाट एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो हायर गोल पर फोकस करें इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग देमसेल्फ फॉर पेटी फाइट्स। ठीक है, छोटी छोटी फाइट्स से अच्छा है आप अपने बिगर गोल पर वर्क करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। ओके, नाउ अभी देख लीजिए एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर ये है एम्प्लॉय ए, ठीक है, एम्प्लॉय ए, और ये है एम्प्लॉय बी, दोनों के बीच में लड़ाई हुई और ये है मैनेजर। अब इन्होंने क्या करा, लड़ाई जैसे ही स्टार्ट हुई दोनों को रोक लिया। ठीक है, दोनों को रोक लिया, दोनों को एक को यहाँ पे समझाया, एक को यहाँ पे समझाया, अलग अलग समझाया, बाद में दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो गया। तो दिस इज हाउ लड़ाई बढ़े उससे पहले ही रिजॉल्व कर दिया मैनेजर ने। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट स्ट्रेटजी। अब कंटेनमेंट का मतलब है, जैसे कि आपने देखा होगा कोविड में कंटेनमेंट जोन्स बनाई जा रही हैं जिसका पर्पस है कि कोविड को ज्यादा स्प्रेड ना किया जाए, क्या कोविड ज्यादा स्प्रेड ना हो, इसीलिए आपकी कंटेनमेंट जोन बनाई जा रही है। अब कंटेनमेंट जोन में बेसिकली क्या है, ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते और यहाँ बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, इतने एरिया को बेसिकली कंटेन कर दिया, लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो वैसे ही आपका क्या होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट आपका पता चल जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको आगे बढ़ने से पहले ही उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अब इतना हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, इसको ब्लॉक करो ना, ये कॉन्फ्लिक्ट अब बाहर जाना चाहिए ना इसमें कोई और मेंबर आना चाहिए बेवजह का जो कि कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा दे। right? So this is the conflict containment strategy. Now, in this conflict resolution strategy, an effort is made to keep the conflict under control or within limit. तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे, अपने जो एफर्ट्स हैं वो इस तरीके से करेंगे जिससे कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल में रहे या लिमिट में रहे, ज्यादा स्प्रेड ना हो जाए, क्योंकि एक लिमिट से वो ज्यादा स्प्रेड हुआ तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। In this strategy, the managers try to meet the conflicting parties or the representatives of the groups to resolve the conflict. Okay? तो इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, मैनेजर अब या तो कॉन्फ्लिक्ट दो पार्टीज के बीच में होगा, ठीक है, दो या तीन पार्टीज मैक्सिमम, या फिर पूरा ग्रुप हो सकता है जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट करके चल रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट लड़ रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, अब ये तो पूरा डिपार्टमेंट ही हो गया, ग्रुप हो गया पूरा। तो ऐसे केस में जो भी उनके मेन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो भी उनके हायर ऑफिशियल्स होंगे, मैनेजर्स होंगे जो कि बेसिकली लीड कर रहे होंगे इन फाइट्स को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो उनसे मिला जाएगा। तो जो मैनेजर है वो या तो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी से मिलेगा अगर एक दो तीन पार्टीज है तो, नहीं तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे अगर ग्रुप फाइट चल रही है तो उनसे मिलेंगे ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व किया जा सके। अब ग्रुप्स के केस में सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव से मिलना बेस्ट है, क्योंकि पूरे ग्रुप से मिलेंगे तो फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ेगा और रेजोल्यूशन मिलना मुश्किल हो जाएगा।
Now, in this particular strategy, the managers will try to inspire a healthy interaction in order to resolve the conflict between the groups or individuals. If needed, bargaining strategy can also be adopted to reach a concrete resolution. तो हमारी जो conflict containment strategy है, तो सबसे पहले तो हम अपने conflict को control में रखने की कोशिश करेंगे, limit में रखने की कोशिश करेंगे, और जो managers होंगे basically, ठीक है, जो मैनेजर्स होंगे आपके, वो बेसिकली एक हेल्दी इंटरेक्शन करेंगे, जितनी भी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज है उनको बुलाया जाएगा, उनको बिठा के बातचीत कराई जाएगी और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो बार्गेनिंग स्ट्रेटजी, नेगोशिएशन भी की जाएंगी। कोई पार्टी को आपका कोई बेनिफिट दे दिया जाएगा, कोई पार्टी को कोई बेनिफिट दे दिया जाएगा, ताकि दोनों पार्टी शांत हो सके और अपने जो डिस्प्यूट है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसको क्लोज कर सके। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, कॉन्क्रीट रेजोल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए बार्गेनिंग स्ट्रेटजी भी यूज होती है कॉन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट स्ट्रेटजी में, यानी कि नेगोशिएशन स्ट्रेटजी भी यूज करता है एक मैनेजर। नाउ चलिए आप देख सकते हैं डायग्राम पे, तो ये है बेसिकली आपका मैनेजर और यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव, जो कि बेसिकली इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टीम का। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये है आपके फाइनेंस हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड है, और ये है बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेड। ठीक है, अब इन दोनों डिपार्टमेंट में लड़ाई चल रही थी। अब इन दोनों के जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको बुलाया गया, और जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टीम के, तो वो बैठकर आपस में दोनों को क्या करवाएंगे, उनके इश्यूज को समझेंगे और इनको रेजोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। एंड इफ नीडेड बेसिकली क्या होगा, आपका नेगोशिएशन का भी यूज होगा, नेगोशिएट भी किया जाएगा, ताकि आपका एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन दिया जा सके आपके डिस्प्यूट को। ठीक है, आपके डिस्प्यूट या आपके कॉन्फ्लिक्ट को बेसिकली एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन या रेजोल्यूशन दिया जा सके। नाउ बात करेंगे हमारे फोर्थ मेथड की, जो कि है कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रंटेशन स्ट्रेटजी। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को फेस करना। ठीक है, फेस करना। अब कोई भी, आप मान लीजिए आप रास्ते में हैं और आपके साथ में कोई एक गून आ जाए, बेसिकली गुंडा मिल जाए आपको, तो या तो आप भाग जाओगे या उसको फेस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्ट्रेटजी में आप भागेंगे नहीं, अवॉइड भी नहीं करेंगे, आप फेस करेंगे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, फेस करेंगे और रिजॉल्व करेंगे। In this conflict resolution strategy, an effort is made to resolve the conflict by confronting the problems related to the conflict. तो conflict से related जो भी आपकी problems हैं, ठीक है, उसको फेस किया जाएगा। यहाँ पे आप फेस करोगे, जो भी प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो यही एफर्ट होता है इस पर्टिकुलर मेथड में, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी में। अब आप प्रॉब्लम से भागोगे नहीं, प्रॉब्लम को डिफ्यूज करने की भी कोशिश नहीं करोगे, प्रॉब्लम को फेस करोगे, जो रियलिटी है उसको फेस करोगे और फिर उस पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। Now, in this strategy, the aim is to find a concrete solution of the problem, and it is like an open approach to deal with conflict and identify its satisfactory solution. तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका कॉन्क्रीट सोल्यूशन मिल सके। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आपके बीच में है, जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, उस पर आपको एक अच्छा और बेस्ट सोल्यूशन मिल सके। और ये एक ओपन अप्रोच है आपके कॉन्फ्लिक्ट से डील करने की और सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या करते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में, आइडेंटिफाई करते हैं रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और इसके बाद में हम करेंगे फिगर आउट द पॉसिबल सॉल्यूशंस, एंड लास्ट वन इज दी शेयर द फाइनल सॉल्यूशन विद द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज। तो जितनी भी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, फाइनली उनके साथ में आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है, यहाँ पर अपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और यहाँ पर रीजन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब कुछ यहाँ पर आपके बुक से ही मैंने इन्फॉर्मेशन ले रखी है, किस तरीके से अगर इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो आप क्या क्या बेसिकली चीजें कर सकते हो जस्ट टू रिजॉल्व दी डिस्प्यूट्स बेसिकली। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली, तो यहाँ पर जो भी बैरियर्स है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रही है उसको आप रिमूव करने की कोशिश करोगे, डाइवर्ट करोगे कॉम्पिटिटिव जितने भी चैनल्स हैं। अगर गोल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो यहाँ पर अप्रोच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको टैकल करने के लिए क्या करोगे, आप कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी को अप्लाई करोगे। अप्रोच अवॉइडेंस, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपका तो उस केस में क्या करोगे, आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो भी चॉइसेस अवेलेबल होंगी सबको रिफ्यूज कर दोगे। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा बेसिकली, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा,
ताकि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम है, बेसिकली रीजन है, उनको फिर सॉल्व करना पड़ेगा आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। रोल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ रोल्स कम करके और जो प्रायोरिटीज है उसको फिक्स करके कम कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। नाउ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए आपकी कुछ यहाँ पर स्ट्रेटेजीज है। लूज लूज स्ट्रेटेजी, तो लूज लूज अप्रोच में क्या होगा, दोनों पार्टीज को हरा दिया जाएगा। एक होगी विन लूज। विन लूज में क्या होगा, बेसिकली एक पार्टी को जिता दिया जाएगा और एक पार्टी को आपको हरा दिया जाएगा। विन विन स्ट्रेटेजी में दोनों पार्टी को एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, दोनों को ही आपका सही माना जाएगा और दोनों को ही जिता दिया जाएगा एक तरह से, ठीक है। दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यूज को समझा जाएगा और दोनों को ही वहां पर बोला जाएगा आप भी सही हो, आप भी सही हो, खत्म आपकी फाइट। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बेसिकली क्या है, the conflict can be resolved by encouraging as many complementary transactions as possible। अब ट्रांजैक्शंस में आपकी फाइट हो रही है तो ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर दो, अपने आप ही ऑक्यूपाइड हो जाओगे और वहां पर आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अवॉइड हो जाएंगे। तो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी सिचुएशन के साथ में, आपको फिर उस तरीके की स्ट्रेटजीज लेनी पड़ेंगी, कहीं पर कुछ स्ट्रेटजी साथ में यूज करनी पड़ेंगी, राइट। इंटर ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वहां पर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका है तो देखो क्या होगा, यहाँ पर अटेम्प्ट्स किए जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी में क्या किया जाएगा, अटेम्प्ट्स किए जाएंगे आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की। जो भी पार्टीज आपकी हैं कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, उनके इश्यूज को फाइंड आउट करो और फिर उन पर सोल्यूशन दे दो। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन रीडिजाइन अप्रोच की बात करूं तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करोगे। जब भी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपका अगर कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क की वजह से होता है बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिवीजन, और सुपर ऑर्डिनेट गोल्स में क्या करेंगे, आपका जो कॉमन गोल है कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज का उसको फाइंड आउट करेंगे और उनको उस गोल के बारे में दोबारा याद दिलाएंगे, उनको रियलाइज कराएंगे कि उनका जो गोल है वो इंपॉर्टेंस रखता है इंस्टेड ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्ट। Now, expansion of resources by removing resource scarcity will help resolve the conflict। अगर फाइट आपकी रिसोर्सेज की वजह से हो रहा है, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा है, तो जो रिसोर्स की स्कैरसिटी है उसको रिमूव कर दो, आपका कन्फ्लिक्ट अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। नाउ अगर मैं बात करूं, अगर कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस की वजह से हो रहा है, बहुत ही अगर छोटे इश्यूज हैं तो आप क्या करोगे, अवॉइडेंस की जो स्ट्रेटजी है बेसिकली वो आप तब यूज करोगे जब इश्यूज बहुत छोटे हैं और आपके गोल्स बड़े हैं, राइट। अब स्मूथिंग वाली हमने स्ट्रेटजी फाइंड आउट करी जो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो भी डिफरेंसेस हैं बिटवीन द ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे और जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, स्मूथ करेंगे। बेसिकली जो भी डिफरेंसेस हैं उनको स्मूथ करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर अवॉइड करके चलेंगे। ओके, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर आपने जो इनिशियल 4 हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं फेल्डमैन वाली उनको अगर समझ लिया तो आपके लिए कोई भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, यू कैन इजीली रिजॉल्व दैट इशू, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।